हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। ये कहानी है उस दिन की जब एक कंपनी ने रूलर बनने का फैसला किया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स जीत चुके थे, लेकिन एक सच है जो अक्सर बताया नहीं जाता। उस जीत के बाद भी ब्रिटिशर्स खुद ये बात नहीं जानते थे कि वो इंडिया पर राज कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनके पास बंगाल का सिर्फ एक हिस्सा था। पूरा हिंदुस्तान तो अभी भी उनके कंट्रोल से बाहर था। मगर सिर्फ 7 साल बाद 1764 में एक और बैटल हुई, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को सिर्फ ट्रेडर नहीं, रूलर बताना शुरू कर दिया। इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ बक्सर। और ये कहानी है कि कैसे एक कंपनी ने पूरे सिस्टम को तोड़कर इंडिया की डेस्टिनी को ही बदलकर रख दिया। बैटल ऑफ बक्सर वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद सब कुछ बदल गया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक अजीब सी शांति थी। ब्रिटिशर्स बंगाल में थे, लेकिन बाकी इंडिया में अवध, मराठा, मायसोर अब भी बहुत पावरफुल थे। मुगल एम्पायर का नाम अभी भी सिक्कों पर चलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अभी भी एक ट्रेडिंग कंपनी ही थी, कोई रूलर नहीं थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही थी। कंपनी ने ट्रेड के नाम पर टैक्स देना बंद कर दिया था और दस्तक सिस्टम का बहुत मिसयूज किया। इंडियन मर्चेंट्स को वो लोग दबाते थे और बंगाल का पैसा निकल तो रहा था, लेकिन वापस कुछ नहीं आ रहा था। और ये सब कुछ देख रहा था बंगाल का नवाब मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का नया नवाब था और वो उन नवाबों में से तो बिल्कुल भी नहीं था जो सिर्फ महफिल और शिकार करना जानते हों। उसने मुर्शिदाबाद छोड़ा और मुंगेर में अपना नया कैपिटल बनाया। उसने सीधा सिस्टम पर हाथ डाला। उसने आर्मी को ट्रेन किया, डिसिप्लिन लाया और सबसे बड़ा सवाल उठाया, अगर मेरी आवाम टैक्स देती है तो फिर कंपनी क्यों नहीं। ये सवाल सिंपल था, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि अगर कंपनी ने टैक्स देने के लिए अग्री कर दिया तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल गिर जाता। ये कॉन्फ्लिक्ट अब पर्सनल नहीं रहा, ये लॉ वर्सेस प्रिविलेज बन गया। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कंपनी ने नेगोशिएशन को बिल्कुल नहीं चुना। मीर कासिम को नवाब से हटा दिया गया और एक नया चेहरा वापस लाया गया, और वो था मीर जफर का। मैसेज क्लियर था, रूल तुम करो पर शर्तें हम लिखेंगे। अब मीर कासिम के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो सरेंडर कर दे या फाइट करे। और मीर कासिम ने हिस्ट्री का टफ ऑप्शन चुना। उसने चुना फाइट करना। मीर कासिम ने सोचा, अगर कंपनी को रोकना है तो इंडिया को एक साथ लाना पड़ेगा। उसने हाथ मिलाया सुराजुद्दौला से, शाह आलम 10 सेकंड से। पर पेपर पे ये अलायंस परफेक्ट था, लेकिन ग्राउंड पर नहीं। अवध अपनी ज़मीन बचा रहा था, मुगल एम्पायर अपनी इज्जत बचा रहा था और मीर कासिम अपना वजूद बचा रहा था। 3 शख्सियत थी, लेकिन 3 दिमाग। यूनिटी थी, भरोसा बिल्कुल नहीं था। और ये सब हो जाने के बाद आता है बैटल का दिन। 22 अक्टूबर 1764, बक्सर, बिहार। सुबह का वक्त था। इंडियन कैंप में भीड़ थी और ब्रिटिश कैंप में शांति। और हिस्ट्री में अक्सर शांति का मतलब होता है कंट्रोल। ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। शोल्डर्स कम थे, लेकिन ट्रेंड थे और लाइन में खड़े थे और ऑर्डर्स को भी फॉलो कर रहे थे। और जैसे ही मैंने कैनून बोला, नंबर्स का मतलब ख़त्म हो जाता है। डिसिप्लिन आर्मी ने भीड़ को तोड़ दिया। कमांड्स, इंडियन कमांड्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। कोऑर्डिनेशन टूटी और बैटल ज़्यादा देर तक नहीं चली। रिजल्ट क्लियर था, ब्रिटिशर्स जीत चुके थे। प्लासी में एक नवाब हारा था, पर सिस्टम जिंदा था। पर बक्सर में एक एम्पायर हारा था और वहाँ सिस्टम टूट गया।
इसीलिए कहा जाता है कि प्लासी मेड द कंपनी पावरफुल एंड बक्सर मेड इट द रूलर। ये सिर्फ बैटल नहीं थी, ये अथॉरिटी का ट्रांसफ़र था। इसके बाद शाह आलम द सेकेंड बहुत हेल्पलेस हो गया और आती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कंपनी को मिल गया दीवानी राइट्स, बंगाल, बिहार और ओडिशा का रिवेन्यू, मतलब पैसा कंपनी के पास, आर्मी कंपनी के पास और रूल इनडायरेक्टली कंपनी के पास। इंडियन रूलर्स सिर्फ अब नाम के ही रह गए थे। 1764 के बाद इंडिया एक राजा से नहीं, एक कंपनी से हारा था, और जब एक कंपनी जीत जाए तो आ जाता है उसे हम एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। बैटल ऑफ प्लासी एक धोखा था, लेकिन एक बैटल ऑफ बक्सर एक फैसला जिसने इंडिया को ब्रिटिश इंडिया बना दिया था।